बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल लॉन्ग मार्च करने जा रही है और कल की तारीख तक हुकूमत इजाज़त दे रही थी पीटीआई को लॉन्ग मार्च की, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि वफाकी काबीना ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ और कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या ये दुरुस्त हिकमत अमली है हुकूमत की पीटीआई को लॉन्ग मार्च से रोकना, कारकुनान को, रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की? प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर फौज और अदलिया के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि न्यूट्रल रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो कहते हैं न्यूट्रल हैं, आपका हलफ है पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ करना, मुल्क तबाही की तरफ जाता है तो फिर आप भी इस मामले पर जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि अगर रुकावटें डाली गई तो फिर इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। इमरान खान का फौज और अदलिया को जो पैगाम है, क्या वो इदारों की हिमायत हासिल करने की कोशिश है? प्रोग्राम के आखिर में बात कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की करेंगे, जिनके खिलाफ कल भारतीय अदालत फैसला देने जा रही है। 19 मई को भारतीय अदालत ने ट्रायल के जरिए यासीन मलिक को मुजरिम करार दिया था। अब 25 मई को सजा सुनाने के हवाले से समाअत होने जा रही है। आलमी इंसानी हुकूक के इदारे एक बार फिर इस मामले पर क्यों खामोश हैं? प्रोग्राम में इस पर बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद चौधरी साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार सज्जाद मीर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, हुकूमत ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया पीटीआई के खिलाफ, क्या दुरुस्त हिकमत अमली हुकूमत की है? देखिए, जहाँ तक हिकमत अमली का तल्लक है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन क्या कानूनी तौर पर जायज़ है या सही है? तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। यानी जब तक जुर्म सरजद ना हो कानून हरकत में नहीं आता। कानून हरकत में आता है पुलिस के थ्रू या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के थ्रू। तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस को आप हिफाजत के लिए तो डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन वो जुर्म होने से पहले एक्शन नहीं ले सकते। यहाँ पर क्या हो रहा है कि रात को 2-2 बजे लोगों के घरों में छलांगे मारकर जाया जा रहा है, उनकी ख़वातीन को, उनके बच्चों को जगाया जा रहा है, कहीं पे मारपीट भी हुई है, तशद्दुद भी किया गया है जब वो कोई नहीं मिलता वहाँ से। तो इस किस्म के जो अवामिल हैं, ये तो एक बड़ी फाशिस्ट रिस्पॉन्स है, एक फाशिस्ट रवैया है। एक हुकूमत जो आइन और कानून की बुनियाद पे आई है और आइन को अपना और कानून को वो बुनियाद बना के अपनी जगह पे बैठी है, वो किस तरीके से आइन और कानून को तहोबाला कर सकती है या उसको उसकी परवाह नहीं कर सकती। दूसरी बात, मुझे यूं शक पड़ता है कि इसके अंदर, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे यूं लगता है कि जैसे कि स्ट्रैटेजीज जिस तरीके से बदलती जा रही हैं, क्या कोई जान की ऐसी हंगामा आराई की कोशिश की जा रही है कि इंतशार और तशद्दुद ज़्यादा फैले? क्या पीटीआई की तरफ से भी ऐसा रिएक्शन आए? एक गालिबन पुलिस वाला भी बेचारा शहीद हुआ अपनी ड्यूटी के फराइज के अंदर, लेकिन वो कहाँ तक ड्यूटी थी और कहाँ तक हुक्म था अफसरान बाला का कि जाके ये काम करना है, किसी के घर में जाना है? तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर के कहीं ना कहीं पे बैठ के जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, जो हुकूमत के रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदारान हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि हम हदूद से ऑलरेडी तजावुज़ तो नहीं कर रहे। और क्या इसका मतलब ये है कि पीटीआई भी अब कोई ऐसा रिएक्शन दे? और पीटीआई जब ये रिएक्शन देगी तो फिर हुकूमत मजबूर कर रही है और लोगों को बीच में आने के लिए। क्या ये मकसद है कि फौज को या वो इदारे जो इस वक्त इसमें शामिल नहीं होना चाहते, न्यूट्रल रहना चाहते हैं, उनको न्यूट्रलिटी से हटा दिया जाए? क्या वो आएंगे तो और गंदे होंगे? तो क्या हम इसको अपने इदारों को अलहदा करके नहीं रख सकते? वो कि इसमें अगला सवाल आपका इसके बारे में है। लेकिन मुझे यूं लगता है कि यहाँ पर बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की सियासत, जिस नहज पे सियासत खेली जा रही है, वहाँ पर कुछ भी मुमकिन है, किसी किस्म की भी कॉन्स्पिरेसी अप्लाई हो जाती है। तो बदकिस्मती देखिए जो हमारे सामने है, आइन और कानून से तजावुज़ करते हुए ये इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इंतज़ार कीजिए जुर्म का, फिर हरकत में आइए। जुर्म से पहले हरकत आप करेंगे तो आप खुद आइन और कानून की नफ़ी कर रहे होंगे। राइट। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं? हुकूमत ने पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया, क्या दुरुस्त हिकमत अमली हुकूमत की है? मैं ऐसे मौक़ों पे आमतौर पर कह दिया जाता हूँ कि नागुज़ीर है, और बाद में हंसी भी आती है मुझे अपनी बात पर कि बात को गोल करने की नागुज़ीर कह दिया कि होना नहीं चाहिए था, हो गया, क्या करना चाहिए था। सूरत हाल ये है कि ये दुरुस्त कहा इमरान खान ने कि जब इन्होंने तहरीक चलाने की बात की थी तो उन पर क्रैक डाउन नहीं किया गया था।
लेकिन जब तहरीक लब्बैक निकली थी और उनके अज़ाइम का अंदाज़ा हो गया था, तो इस्लामाबाद को बचाने के लिए दरियाए चनाब के किनारों पर खंदकें खोदी गई थी जीटी रोड पर, और दरियाए झेलम पर भी कंटेनर खड़े कर दिए गए थे, मसल्ला गार्ड भी खड़े कर दिए गए थे, और ये बता दिया गया था कि आपको आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सवाल सिर्फ यही नहीं है कि जमहूरी चीज़ की इजाज़त देना चाहिए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि हमने इजाज़त दी थी सन 14 में, उसका नतीजा क्या निकला वो भी हमारे सामने, इसलिए हम मोहतात हैं। जमहूरी हक है किसी का एहतजाज करना, लेकिन ये तय करना कि ये जमहूरी हक है कि नहीं है, ये जमहूरी तौर पर एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ जैसे कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर यानी पीसफुल एहतजाज होता तो हम इजाज़त देते, ये इन्होंने उसे खूनी तहरीक का नाम दिया है, और ये गालबन इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। मसला ये है कि तहरीक इंसाफ बहुत बहुत सख्त पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़ी है, और उनका कहना ये है कि वो हर सुर तारीख लेके जाएंगे, या वो ये कुछ जमहूरियत अमल नहीं है जी। आपको इलेक्शन की तहरीक लेनी है तो आपको असेंबली के अंदर लेनी है। आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुई है तो असेंबली के अंदर हुई है। आप कहते हो असेंबली तो है ही नहीं, वो तो अमरीकियों ने साजिश की थी, वो तो तहरीक अदम एतमाद भी आप अमरीकियों के कहने पास हो गई थी। अब हम सड़कों पे आके फैसला करेंगे, और सड़कों पे ब्यूरोक्रेसी सुन ले, कोई काम किया तो उसकी ऐसी तैसी, और वो जो न्यूट्रल कराते थे वो भी सुन ले, यानी फौज भी सुन ले। अच्छा, जब ये इक़्तिदार में तो कहते थे कि फौज तो हुकूमत के साथ हुआ करती है जी। ये इनका नैरेटिव था, इनका भी, फवाद चौधरी का भी, सबका नैरेटिव था कि फौज तो हुकूमत के साथ हुआ करती है। अब क्यों नहीं कहते कि फौज तो हुकूमत के साथ हुआ करती है? हुकूमत जब आईनी शिकें इस्तेमाल करके फौज को हुक्म देगी तो फौज को हुकूमत का साथ देना पड़ेगा। अब ये बात नहीं कहते वो। हिस्सा ये है कि हम सियासत तौर पर उस जगह पहुंच गए हैं, चाहे ये सियासत मुस्लिम लीग नून की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे इमरान खान की हो, फजल रहमान की हो, किसी की हो, कि मुल्क की बका इसमें नजर नहीं आती। आने वाले 3-4 महीने मुझे कह लेने दीजिएगा कि मुल्क के लिए खतरा है। चाहे ये जो लॉन्ग मार्च है, ये तहरीक कामयाब हो चाहे नाकाम हो, मुल्क के लिए खतरा ही खतरा है। चाहे इलेक्शन का ऐलान हो चाहे इलेक्शन का ऐलान ना हो, मुल्क के लिए खतरा ही खतरा है। हो सकता है 3-4 महीने की हंगामों के बाद किसी को अकल आए और प्रवेल करे, और ये लोग बैठकर मुल्क के बारे में कुछ सोचें, समझें, राय दें, और इलेक्शन कराने हैं तो इलेक्शन कराएं। लेकिन इलेक्शन कराने का तरीका ये नहीं होता कि आप बंदूक की नोक पे खड़े होकर कहें कि इलेक्शन आपको कराने पड़ेंगे, वरना फौज तुम भी सुन लो, पुलिस तुम भी सुन लो, अदलिया तुम भी सुन लो, और सब अपना अपना फर्ज अदा करो। और फर्ज ये है कि अमर बिल मारूफ हमारा साथ दो। भाई पहले ये तो तय कर लो अमर बिल मारूफ है कौन सा। तुम्हारा साथ देना अमर मारूफ है कि तुम्हारी नफी करना अमर बिल मारूफ है? ये नैरेटिव बिल्ड करना और बात है, लेकिन हमने मुल्क को एक ऐसी सूरत में फंसा दिया है, बिजनेस कार्ड भी इस्तेमाल किया है कि इससे निकलने के लिए हम दुआई कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। सलमान आबिद साहब, आप क्या समझते हैं? हुकूमत ने तो क्रैकडाउन शुरू किया पीटीआई के खिलाफ लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, हुकूमत की दुरुस्त हिकमत अमली है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई दुरुस्त हिकमत अमली है। बस वो थोड़ा सा एक खौफ है पीएमएल-एन के अंदर कि अगर लोग इस्लामाबाद में आ गए लाखों की तादाद में तो फिर इनको उठाया कैसे जाएगा, क्योंकि एक गलती जो है वो माजी में भी हो चुकी है 2014 के धरने में। तो शायद वो एक एडिशनल खौफ है पीएमएल-एन के अंदर। और फिर पीएमएल-एन का एक प्रॉब्लम है, वो चीजों को पॉलिटिकली रिजॉल्व कम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली और ताकत का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेटेजी में एग्रेशन पाया जाता है। पॉलिटिक्स से ज्यादा जो है वो चीजों को एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से डील करते हैं। अब देखिए ना, जो कुछ कल रात से हो रहा है वो तो नजर आ रहा है कि खौफ है, दबाव है हुकूमत के ऊपर। और फिर जिस तरह से अभी मरियम नवाज ने कहा है, यानी उन्होंने कहा कि जी ये लॉन्ग मार्च हमारे खिलाफ नहीं है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, यानी एस्टेब्लिशमेंट को वो प्रोवोक कर रही है कि आपने इसको रोकना है, ये आपके खिलाफ है। साथ साथ वो जुडिशरी को कह रही है कि देखें, ये नहीं होता कि कोई बंदा आप पे दबाव डाले तो आप अपना फैसला बदल दे, आप जो है दबाव में आकर फैसले ना करें। यानी उनको लग रहा है कि शायद जुडिशरी जो है वो दबाव में है और इमरान खान के दबाव में आके वो फैसले कर रही है जो उनको नहीं करने चाहिए। अब कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फैसला लग गया है कि ये जो खास तौर पे जो गिरफ्तारियां हुई है, क्रैक डाउन हो रहा है, रास्ते रुकावट की जा रही है, इसका भी देखते हैं कि क्या चीज निकल के सामने आती है। तो मेरा ख्याल ये है कि देखिए, बदकिस्मती से एक ट्रस्ट डेफिसिट है इस वक्त हुकूमत को और अपोजिशन को। और ये बात बिल्कुल वजह है कि इमरान खान भी जो है ना वो हुकूमत से मुतालबा नहीं कर रहे कि अर्ली इलेक्शन करवा दें,
उनको भी पता है कि अर्ली इलेक्शन कहाँ से होंगे, कौन करेगा, किसके ऊपर दबाव डालने की जरूरत है, वो बात समझ आती है। लेकिन मसला ये है कि दोनों तरफ जो है जो स्ट्रेटेजी इख्तियार की जा रही है उसमें प्रॉब्लम ज्यादा है। और ये जो बात अभी सज्जाद मीर साहब कर रहे थे, यानी आप अपने आप को खुद ही हुकूमत हो या अपोजिशन हो एक बंद गली में डाल रहे हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि अर्ली इलेक्शन कराने हैं। अर्ली इलेक्शन के बारे में सालदार कहते थे अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी परसों चौथ टीवी पे कहा कि ये अर्ली इलेक्शन हमें नजर आ रहे हैं, अक्टूबर में कराने पड़ेंगे। पर 3 दिन पहले मरियम नवाज ने कहा जी कि भरे जलसे में कहा जी कि अगर इसकी हुकूमत से बेहतर है कि आप हमें इलेक्शन करा दें। अच्छा, फिर डिमांड क्या कर रहे हैं? यानी आप देखिए, अगर आपने अर्ली इलेक्शन नहीं कराने तो इनका डिमांड क्या है? इनका डिमांड यह है कि एस्टेब्लिशमेंट इस बात की गारंटी दे कि अगस्त 2023 तक उनकी हुकूमत को नहीं छेड़ा जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट इस बात की गारंटी दे कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो बैठ के माशियात के फैसले करे। अब ये एस्टेब्लिशमेंट इस बात की गारंटी दे कि जनाब मुल्क में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट इस बात की गारंटी दे कि जनाब 2023 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के लिए कोई रास्ता निकाला जाएगा। ये जो डिमांडें जनरेट हो रही है PMLN के अंदर से, ये भी तो देखिए ना। फिर मैं सवाल उठाता हूँ, तो कहाँ गया आपको वोट को इज्जत दो का मसला? वो कहाँ गया एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के सवाल? ये तो सारा का सारा फिर इसका मतलब है इक़्तिदार की लड़ाई है। आप भी कर रहे थे, चले वो भी कर रहे थे। आपके नजदीक भी ये एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त अच्छी होगी जब ये आपके हक में फैसला करेगी। जब ये फैसले आपके खिलाफ करेगी तो ये एस्टेब्लिशमेंट बुरी हो जाएगी। और जो शहजाद साहब ने कहा, एक बाकायदा जब तक कोई जुर्म सरजद ना हो जाए आप कैसे लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं सर? और ये अभी कह रहे थे अब अपना कि जी बाकायदा जो है ना कि लोग मीटिंगें कर रहे थे। तो भाई मीटिंग तो रात के 1:30 बजे कौन सी मीटिंग होती है? नासा जवेद इकबाल कौन सी मीटिंग कर रही थी? डॉक्टर यासीन राशिद कौन सी मीटिंग कर रही थी जिनके घर में छापा मारा गया? अहमद अजहर साहब उस वक्त रात के टाइम कौन सी मीटिंग कर रहे थे? ये हमारा एक पुराना तरीकाकार है। हर हुकूमत जो है पुलिस को अपने हक से इस्तेमाल करती है। और एक बात याद रखिए, फजलुर रहमान ने जब धरना दिया था इस्लामाबाद में तो जत्था बरदार भी थे, डंडा बरदार भी थे, सबने देखा था वहां पे, उनको तो नहीं रोका गया। इसी तरीके से जब बिलावल साहब कराची से निकले धरना लेकर, लॉन्ग मार्च लेके, तो उनको तो नहीं रोका गया। यानी आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज को PDM में कितने बड़े बड़े जलसे किए, उनको तो नहीं रोका गया। तो ये इस वक्त लॉन्ग मार्च के बारे में आपको कुछ गारंटियां चाहिए, वो आप कहें कि जी ये 4 गारंटियां दें, उसके बाद हम आपको धरना देने देंगे, लॉन्ग मार्च करने देंगे। लेकिन लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून पर एक एडिशनल खौफ है कि कहीं जो है ना हमें लाकर यहाँ पर आके बैठ के हमारे लिए मसाइल पैदा ना कर दे। और एक जबरदस्ती वाली जो बात मीर साहब ने की है, शायद हमें इलेक्शन की तरफ ना जाना पड़े। ठीक है, आपका पॉइंट है। ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के उस पैगाम की जो उन्होंने फौज और अदलिया को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पेशावर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फौज और अदलिया को एक बार फिर से पैगाम दिया न्यूट्रल के हवाले से। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क अब तबाही की तरफ गया तो इसके ज़िम्मेदार आप भी होंगे, क्योंकि आइन के तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुददारी का तहफ़्फ़ुज़ करना इसकी ज़िम्मेदारी है, अपने हलफ की पासदारी की जाए। तो इमरान खान साहब, सज्जाद मीर साहब, क्या इदारों की हिमायत के हुसूल की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हमायत की कोशिश भी करते हैं और उनको डांटते डपटते भी हैं। उन्होंने तरीका इख्तियार किया हुआ, दोनों तरह के डबल एज वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं। होता है ये आमतौर पर सियासी जमातें करती हैं, लीडर भी करते हैं। इमरान खान ने ज़्यादा दबाव डाला हुआ है अदारों पर, अदलिया पे दबाव डाला हुआ है और उनको एक तरह से प्रेशराइज किया हुआ है। दूसरी तरफ फ़ौज को भी करते हैं। यानी मैंने अर्ज़ किया ना, पहले वो कहा करते थे कि फ़ौज जब हम फ़ौज और हम सेम पेज पर हैं, और फिर वजाहत भी की इसकी कि फ़ौज हमेशा हुकूमत के साथ हुआ करती है। लेकिन फिर उन्होंने ये स्टैंड इख्तियार किया कि वो न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रल सिर्फ इंसान नहीं होता, जानवर होता है। क्योंकि जब कोई दरिंदे को खा रहा हो तो वो न्यूट्रली खड़ा होकर देखता है, तमाशा देखता है, और जो जानवरों का रवैया है, ये इस नुक्ता नज़र तक पहुँचे। अदलिया पर उन्होंने सख्त कमेंट्स किए कुछ देर, और ख़ास तौर पर जब रात के 12 बजे अदालतें की खुली, वो सारे नारे लगाए। लेकिन जब वक्त आया और जब बदलता वो नज़र आया, एक आध फैसले आए, तो उन्होंने यही तासुर दिया कि गोया वो अदलिया से तवक्को कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि अदलिया से उम्मीद है उन्हें बहुत इंसाफ मिलेगा, बल्कि अब वो ये कह रहे हैं कि अदलिया अपना हक अदा करे जो कि हक अदा करना है। वो तमाम अदारों को खुशामद नहीं कर रहे, बल्कि तमाम अदारों को एक तरह की धमकी दे रहे हैं। के लिए धमकी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, एक तरह से दबाव डाल रहे हैं और उनको इस बात की तरजीह कर रहे हैं कि वो उनका साथ दें, यानी कि आइन का साथ दें कहा जाता है। तो आइन तो जैसे मैंने कहा कि वो कहते हैं अमर मारूफ का साथ दें, तो ये तो तय करना बाकी है ना कि अमर मारूफ बिल मारूफ है क्या।
यानी हो सकता है कि मैं ये समझता हूँ कि इमरान का साथ देना मुझे मारूफ का साथ नहीं देना बल्कि उसकी नफी करना है, और हो सकता है कोई और शख्स समझता हो कि इमरान का साथ देना मुझे मारूफ का साथ देना है। इस तरह अदलिया के लोग समझते हों, जज समझते हों कि एक तशरीह करना जो है वो आइन की पासदारी है, और दूसरे समझते हों कि पासदारी नहीं है। जैसे अभी जो जजमेंट आई है 3 हिस्से के साथ, एक हिस्से में तो ये तक लिखा है कि बहुत सख्त अल्फाज लिखे हैं और ये तक कह दिया है कि ये तो आइन को रीराइट करने के मुताबिक है। जैसे नवाज शरीफ के फैसले पर कुछ वकला ने, मुमताज़ कानूनदानों ने, छोटे मोटे नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं, ये तक कहा था कि ये आइन के खिलाफ है फैसला और आइन और कानून के खिलाफ है, बाकायदा आइन और कानून के खिलाफ है बात करते हुए। मैं नहीं कहता ये दुरुस्त बातें हैं, मैं कहता हूँ कि इसकी इंटरप्रिटेशन में बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। इमरान इस वक्त तमाम अदारों को ये कहना चाहते हैं कि जो मैं कहता हूँ वो दुरुस्त है, वो बात मानी जाए, और वो बात मानी जाएगी तो दुरुस्त होगी, वरना दुरुस्त नहीं होगी। ये रवैया खासा इंतहा पसंदा हुआ करता है, लेकिन इमरान इस सूरत पर पहुंचे हुए हैं, और यही वो बात है जो बहुत से अदारों को भी, बहुत से अफराद को भी और बहुत सी ताकतों को भी उनसे डराती है। क्योंकि जब किसी सिविल हुक्मरान में या सिविल लीडर में ये खसूसियात पैदा होने लग जाएं, तो उन खसूसियात की कोई तारीफ नहीं की जा रही। मैं अब नाम इस्तेमाल नहीं करता कि इससे क्या कहा जाता है और किन लीडरों में ये खूबियाँ हुआ करती थी। मैं यही कहा करता हूँ कि इस वक्त तमाम अदारे एक तरह से दबाव में हैं कि नहीं है, लेकिन जो डरे हुए थोड़े से ज़रूर हैं कि इमरान कुछ भी कर सकता है, और डरे हुए लोग जब किसी को दीवार से लगाते हैं तो झपटते अच्छा, हैं। आपने मीर तो साहब इस का बात का प्रेशर इम्कान जरूर भी डाल रहे हैं इमरान खान, इदारों के हुसूल की कोशिश है, उनकी तवज्जो की, हिमायत की। किस चीज़ की जी? बातचीत की? इमरान खान साहब का तो ये स्टेटमेंट है, ये इदारों की हिमायत के हुसूल की कोशिश है, आप मुत्तफिक हैं इस बात से? अदारों की हमायत की कोशिश तो वो यानी अंदर से जारी है ना जी। हम्म, ये कोशिश जितनी सियासी जमातें ऐलान करती हैं कि हम फलां के खिलाफ हैं, फलां के ठीक है। खिलाफ हैं, अंदर से हुआ नहीं करती। अंदर से बातें करती हैं, चलती भी हैं। यही नहीं है कि मुल्क के अंदर उनकी चल रही होगी बात, मुल्क से बाहर अमेरिका को मैसेज जा रहे होंगे कि भाई हम आपके साथ हैं, कोई आपके खिलाफ नहीं है, आप आएंगे तो देखेंगे हम कैसे खादम हैं। लेकिन बाहर बाहर से बात और चलती है। कभी कभी हाँ देखिए, बेसिक बात हुई थी कि नहीं मानी थी बात, सी पैक से IMF के दरमियान एक झगड़ा है, वो झगड़ा आप सॉल्व कर चुके हैं और वो आप IMF की तरफ हम ले जा चुके हैं। अब और क्या झगड़ा है? एटम बम को ख़त्म करने की ना आपकी हिम्मत है, ना आप इस बारे में सोचेंगे भी, और ना लोग समझते हैं कि आप इतने अनपैट्रियोटिक हैं कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक जी, करेंगे। ऐसी ऐसी सूरत में आप क्या तवक्को की सकती है? अमेरिका क्या तवक्को कर सकता है इमरान से? यही कर सकता है तो इमरान ने कहा होगा कि मैं कोई ऐसा खिलाफ नहीं, बल्कि कहा उसने कि किसी वार्डन में ये बाइडेन ने मुझे एंगेज तक नहीं किया। एंगेज तक ना करने का मतलब ये है कि मुझे फ़ोन तक नहीं किया। तो इस तरह की शिकायतें पब्लिकली तो नहीं की, हसीना से इंटरव्यू देते हुए कहा तो नहीं की ठीक जाती, लेकिन ये करने का मतलब होता था कि आप दोनों एवरी जो खुला रखना चाहते थे। ठीक है। रज़ा रोमी साहब, आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब का आज पेशावर में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ौज और अदलिया को जो पैगाम है, ये इदारों की हिमायत के हुसूल की कोशिश है? जी बिल्कुल, ये ना सिर्फ इदारों के हिमायत की हसूल की कोशिश है, बल्कि ये बराए रास्त की भी कोशिश है। हिमायत तो वो बड़ी देर से मांग रहे हैं, पिछले अब तो मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने हो गए हैं। वो धरना जो है वो उन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया है कि वो प्रेशर डालेंगे, अदलिया को भी वो कह रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान को भी कह रहे हैं। और असल मसला ये है कि इमरान खान साहब जो थोड़े से अब डेस्परेट हो गए हैं, क्योंकि ये मामला जो है कि ये अगर हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि जी वो अपना टाइम पूरा करेंगे, IMF के साथ डील जारी है, और इमरान खान साहब को ये दिखाई दे रहा है कि उनके लिए अगले 14 महीने ये सस्टेन करना एजिटेशन मुमकिन नहीं होगा। और अगर वो ये मुमकिन नहीं होता तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनकी जो पूरी सियासी इस वक़्त हिकमत अमली है, वो कामयाब नहीं रहेगी। तो यही वजह है कि वो बार-बार ये दबाव डाल रहे हैं और बार-बार ये बावर करवा रहे हैं इदारों को कि अगर आपने ऐसा ना किया, तो मैं जो है ये करूँगा और वो करूँगा। तो अभी तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने भी कह दिया है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की जो धरना है, वो हुकूमत वक़्त के खिलाफ नहीं है, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। तो अब देखना ये है कि ये इस बराह रास्त दबाव का एस्टेब्लिशमेंट किस तरह उसको डील करती है, किस तरह टैकल करती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे डील करती है।
क्योंकि अगर आपको याद हो तो 2014 में का भी ये वही पुरानी प्ले बुक है जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, पुरानी जो है तरकीब है खाना पकाने की। और वो उसमें यही है कि जी आप धरना दे दें, साथ में आप वहां जाके बैठ जाएं और फिर अंपायर से कहें भाई अपनी उंगली उठा दो। लेकिन उस वक्त और आज के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। 2014 में इमरान खान साहब हासिल, जब भी उन्होंने कितने महीने वो धरना किया और एंड तक उस नहज तक ले आए जहां पर आर या पार हो सकता था। वो और बात है कि एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त भी उन्होंने नवाज शरीफ को नहीं निकाला था और इमरान खान साहब को वो धरना खत्म करना पड़ा। फिर बाद में पैनामा आया तो एक रास्ता खुल गया। आज सूरत हाल उसके बरक्स है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अफवाज को बहुत वाज़ेह तौर पर अपनी गैर जानिबदारी का बार बार जिक्र कर चुकी हैं और जो करना भी चाहिए, जो आईन पाकिस्तान के ऐन मुताबिक है। और इसको बदलना जो है मैं समझता हूँ ये ज्यादती है इदारों के साथ भी, मुल्क के आइन के साथ भी और जमहूरियत के मुस्तकबिल के साथ भी। ये बात अब साफ कहनी चाहिए कि इमरान खान साहब की जो अप्रोच है ये बिल्कुल नामुनासिब है। वो पार्लियामान के मेंबर हैं, उनके सारे मेंबर 150 के करीब उनके एमएनएज हैं, वो आए पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट का इजलास रिक्विजिशन करें और वहां पे अपनी वो बात करें, मुतालबा करें। ये क्या बात हुई उस वक्त? तो देखिए, सॉरी मैं वक्त ज्यादा ले रहा हूँ, 2014 में 30 मेंबर थे उनके पास, 30 के 35। आज तो उनके पास 150 की असेंबली में उनके मेंबर हैं। क्यों नहीं वो इसके ऊपर रिक्वेस्ट करते, जमहूरी रास्ता क्यों नहीं इख्तियार करते? ये तोड़ फोड़ का, तशद्दुद का, एक कांस्टेबल को हलाक कर दिया गया, ये रास्ता क्यों अपनाया हुआ है? ये रास्ता जो है ये अच्छी चीज नहीं होती। मुल्क को इस वक्त इस्तेकाम की जरूरत है, मुल्क को खाना जंगी की हालत की तरफ धकेलने की कोई जरूरत नहीं है और मैं समझता हूँ इसके ऊपर नजर सानी होनी चाहिए। जी सलमान आबिद साहब, आपको क्या लगता है इमरान खान साहब का जो बयान फौज और अदलिया के हवाले से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, वो इदारों की हिमायत के हुसूल की कोशिश है? देखिए, दोनों पार्टियां इस वक्त इदारों पे दबाव डाल रही हैं। सिर्फ इमरान खान दबाव नहीं डाल रहे, हुकूमत भी इस वक्त पूरे तरीके से दबाव डाल रही है। मैंने आपके सामने रखा है कि 4 मुतालबात जो है नवाज शरीफ साहब ने या मुस्लिम लीग नून ने इस्टेब्लिशमेंट के सामने रखे हैं कि अगर आप इन 4 नुकात पे हमारी हमायत करेंगे तो हम इस हुकूमत को आगे लेके चलेंगे। सिर्फ इमरान खान दबाव डाल रहे हैं, बाकी सब लोग जमहूरियत के साथ खड़े हैं। ये कुछ जो है वो ये कह रहे हैं, बातें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से भी तो बातें हो रही है ना। ये जो आज मरियम ने प्रोवोक किया एस्टेब्लिशमेंट को और जुडिशरी को, ये क्या है? यानी हम फैसला देंगे तो ठीक है, अगर आप हमारी मर्जी का फैसला नहीं देंगे और फैसला इमरान खान, तो फिर हम आपके साथ नहीं है। ये बदकिस्मती ये है कि हमारी सियासी लोग जो हैं अपने सियासी मामलात सियासी फोरम पर ठीक नहीं करना चाहते। हम बार बार या तो जुडिशरी की तरफ देखते हैं कि अदलिया आके हमें बचाए, हमारे हक में फैसला करे, और वहां पर भी फैसला हमारे हक में आ जाए तो ठीक है, फैसला हमारे खिलाफ आ जाए तो जुडिशरी भी खराब है। या फिर अब देख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट खड़ी हो जाए, हमारी पुश पर हमारी हमायत करे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त पॉलिटिक्स में दोनों फरीकैन जो काम कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे जुडिशरी या एस्टैब्लिशमेंट पर इन्हिसार करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। और ये जो अभी बात की गई है ना, देखिए ना, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे अब रात के 1:30 बजे जब आप किसी के घर में छापा मारेंगे और आपने पुलिस की वर्दी भी ना पहनी हो, कपड़े पहने हो, तो फिर लोग उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे ना जिस तरह से चीजें हो रही हैं। इसलिए ये भी देखने की जरूरत है। अब नासरा जावेद इकबाल जो है, जिनकी उम्र 80 बरस है, वहां 1:30 बजे छापा मारने की क्या जरूरत थी? आप मुझे बताएं, यास्मीन राशिद के घर जाके छापा मारने की क्या जरूरत थी? ये वो चीजें हैं जो हमारे यहाँ हुकूमत के अंदर हर दौर में हुई हैं, ये नहीं कि सिर्फ इस हुकूमत में हो रही हैं। ये एक हमारा पुराना स्टाइल है कि हम सियासी मुखालफिन के खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, और ये अब भी हो रही है, माजी में भी होती रही हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे जो इस वक्त एटीट्यूड हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का है, चाहे वो गवर्नमेंट में है चाहे वो अपोजिशन में है, उन्होंने एक सियासी डेडलॉक पैदा किया हुआ है। अब आप मुझे बताएं, जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब कि जी फितना है, फसाद है, इसको खत्म करना है, वहां तो फिर कैसे डायलॉग होगा? इसी तरीके से इमरान खान जो गुफ्तगू कर रहे हैं तो फिर कैसे डायलॉग होगा? फिर ये सब चीजें देखने की जरूरत है कि दोनों तरफ से जो आग लगी हुई है उसमें जो शिद्दत है, वहां से डायलॉग का रास्ता तो नहीं निकल पा रहा अनफॉर्चुनेटली, और हम तीसरे फरीक की तरफ देख रहे हैं कि वो हमें आके जो है ना फैसिलिटेट करें। ठीक, शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब अब इदारों की हिमायत चाह रहे हैं? अब हो जाना एक आईनी अमल था और एक सियासी अमल था। उसके बाद इमरान खान का रिएक्शन एक फिलहाल
आईनी अमल है और एक सियासी अमल है, मोर सियासी अमल है। अच्छा, इसको आईनी तौर पर बेहतर किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ये रास्ता अपनाया, उनका हक है, और उनके लिए इसको सियासी अमल के तौर पे बिल्कुल जायज़ है। अब जहाँ पर हमें ये कहा जाता है या फ़ौज को ये कहा जाता है कि आप साइड लें, यानी किसी न किसी तरफ की साइड लें, तो अगर साइड ले के हमने इमरान खान को, फ़ौज ने इमरान खान को हुकूमत देनी है, तो फिर वो फ़ौज खुद क्यों हुकूमत ना ले ले? अगर एक जो साइड है वो ये कहती है कि आप एनएससी की मीटिंग लें और एनएससी की मीटिंग फैसला करे कि टैक्स कितना होगा, बिजली के रेट क्या होंगे, बाकी जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं वो क्या होंगी, तो अगर एक एनएससी ने ही ये फैसले करने हैं तो वो एनएससी फिर अपने तौर पे खुद हुकूमत ले और वो फैसले कर ले। देखिए, बड़ा वाज़ेह तौर पर फ़ौज का एक इसके ऊपर बड़ा क्लियर एटीट्यूड है, वो ये है कि सियासी अमल है, सियासी अमल को सियासी अमल के दायरे में ही रहना चाहिए और उसका जवाब भी सियासी होना चाहिए। इस वजह से ये फ़ौज गैर सियासी मुकम्मल तौर पर अपने आप को उसने डिक्लेयर किया। अगर आप मजबूर करेंगे, चाहे जिस तरह मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा कि दोनों अतराफ की कोशिश है कि उलझाया जाए फ़ौज को उलझाया जाए पीएमएलएन के खिलाफ, उस तरह की बातें जो इमरान खान कर रहे हैं, और वो वाली बातें जो इस वक्त राना सना कर रहे हैं या मरियम नवाज कर रहे हैं, इंतशार फैला के फ़ौज को लाया जाए और लड़ाया जाए और बढ़ाया जाए पीटीआई के खिलाफ। तो ये दोनों सूरतों में अगर आप करेंगे तो फिर याद रखिए फ़ौज के पास एक तीसरा रास्ता है जिसको फ़ौज ने अभी तक बचाया हुआ है, और जाहिर है कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि उस रास्ते पर चले। वो ये है कि फिर टेक ओवर करो, एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लेके आओ, उस वक्त तक मामलात को दुरुस्त करो जब तक कि टेक्नोक्रेट्स को ज़रूरत हो, 2 साल 3 साल 1.5 साल जितना भी वक्त लगे। उसमें IMF के मसाइल भी हैं, उसमें बाकी चीज़ें भी हैं, उसमें सब अपनी जगह पे वापस बैठ जाएं, रीसेट करें, कवानीन को ठीक करें, और अब याद रखें अदलिया आपके साथ खड़ी है इस वक्त। अदलिया और फ़ौज और बाकी जितने इदारे हैं आपके, वो सब इस वक्त हैरान परेशान देख रहे हैं कि ये क्या सियासत चल रही है। तो सियासत का अपना इंटरेस्ट है, इसको सियासत को सियासत के दायरे में ही रखा जाए और बाकी इदारों को इसमें बीच में ना खींचा जाए, चाहे वो इशारतन है, चाहे वो बाय इम्प्लीकेशन है, चाहे वो डायरेक्ट इन्विटेशन है। दूर रखें उनको, क्योंकि अगर वो आएंगे तो फिर वो अपना तरीका लेके आएंगे और फिर पाकिस्तान 10-15 साल पीछे चला जाएगा। ऐसा ना होने दें। ठीक, तो आप समझते हैं इमरान खान साहब इदारों की हिमायत के उसूल की कोशिश कर रहे हैं? दोनों अतराफ फ़ौज को उलझाने की कोशिश कर रही है ताकि फ़ौज उलझे और दूसरे के खिलाफ उलझे, अपने साथ नहीं, अपनी हिमायत में नहीं, दूसरे के खिलाफ। दैट इज द पर्पस। ये है उसकी सारी जो लुबे-लुबाब है। ठीक, आपका पॉइंट है। रज़ा रोमी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कुछ यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि ये मैंने सुनी बात सलमान साहब की भी, अभी चौधरी साहब की भी, और ये बात ठीक है कि मैं समझता हूँ, मैं भी इस चीज़ का कायल हूँ कि इदारों को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए, उनको ये साइड नहीं। लेकिन देखिए, यहाँ है जिसको नज़रअंदाज नहीं हम कर सकते, और वो ये है कि अभी हुकूमत वक्त जो है आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर अफ़वाज पाकिस्तान उस गवर्नमेंट का हिस्सा होती हैं। जो आर्म फोर्सेस हैं वो हुकूमत से अलग नहीं है, आइन के मुताबिक वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हैं और इस वक्त वो एक ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट है। और अगर वो हुकूमत वक्त उनकी मदद तलब करेगी, रेंजर्स को या दीगर, तो वो उनका आइनी इख्तियार है। ये बात बिल्कुल उसके बरक्स खान साहब हुकूमत में नहीं है, वो एक अपोजिशन के लीडर हैं, और अगर वो ये धकेल रहे हैं, ये एक अलग मामला है कि एक गैर पार्लिमानी या सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, सुप्रा पार्लियामेंट्री तरीके से वो अपनी सियासी जो है वो अहदाफ हासिल करना चाहते हैं। मैं कतन हिमायत नहीं करता ये जो पकड़ धकड़ हो रही है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। एहतजाज जमहूरी हक होता है और खान साहब का वो हक है, उनकी पार्टी का, उनके वर्कर्स का। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार जब ये हक एक्सरसाइज किया गया था तो पीटीवी हेडक्वार्टर पर हमला किया गया था, पार्लियामेंट के जो है उसके ऊपर भी हमला जो है वो होते होते रह गया, और वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर शलवारें और कपड़े धोकर जो लगाए हुए थे, उससे क्या पाकिस्तान की जो है बेतौकीरी हुई थी। चीनी सदर का विजिट था, वो कैंसिल हुआ था। अगर तो इस तरह का कोई एहतजाज होता तो फिर तो आई एम सॉरी, उसके ऊपर तो बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ द डे का हक है कि वो किसी तरह सस्पेंड ना होने दे कैपिटल। लेकिन अगर वो अपनी जो है पुरअमन तरीके से एहतजाज करना चाहें तो बिल्कुल वो उनका हक, बिल्कुल ठीक आपका पॉइंट है। जी शहजाद चौधरी साहब। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए 245 के ऊपर तो हर हुकूमत के पास फौज अवेलेबल है, पीपीपी के पास भी फौज अवेलेबल थी। इसके बावजूद आपने चौधरी इफ्तिखार को रीइंस्टेट कर किया,
आपने कहा कि नहीं, फौज गोली नहीं चलाएगी, फौज अपने लोगों पे गोली नहीं चलाती। ये वाजे होना चाहिए, हर एक को, हर पार्टी को वाजे होना चाहिए, 245 की मौजूदगी में भी। जब लाहौर के अंदर मसाइल हुए भुट्टो साहब के ज़माने में, 3 ब्रिगेडियर्स ने या 2 ब्रिगेडियर्स ने रिजाइन किया कि हम अपने अपनी लोगों पे, आवाम पे गोली नहीं चलाएंगे। वाजे होना चाहिए, कभी फौज अपने आवाम पे गोली नहीं चलाएगी ना। जहां पे अगर कभी हुआ, ईस्ट पाकिस्तान की लोग मिसाल देंगे, उसका नुकसान हमें उठाना पड़ा। अब ये चीज कभी रिपीट नहीं होगी। फिर उसके बाद मामलात और भी आए, उसके अलावा भी जब फौज को बुलाएगा 245, हाँ, आइन और कानून की आड़ में जब फौज को उलझाया जाएगा, और फौज में इतनी समझ है कि कौन असल में मदद मांगता है और कौन असल में उसको उलझाना चाहता है। जो उलझाएगा उसका जवाब फौज को उसी तरीके से मिल जाएगा, वो फौज वाजे कर देगी कि हमें उलझाओ मत, हमसे गलत काम मत करवाओ, सियासी मसला है, सियासी मसले पे हल करो। ठीक है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के हवाले से, जिन्हें भारतीय अदालत ने सजा सुनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ब्रेक के बाद बात होगी। वेलकम बैक। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को सज़ा देने की तैयारियां भारतीय अदालत की जानिब से मुकम्मल कर ली गई हैं। कल फैसला सुनाया जाएगा सज़ा देने के हवाले से। नज़र रबी साहब, आलमी इंसानी हुकूक के इदारे एक बार फिर से खामोश हैं। जी, बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि कश्मीरी जो हमारे बहन भाई हैं बेचारे, उनके ऊपर जो आलमी ना सिर्फ इंसानी हकूक के इदारे बल्कि हुकूमतें, अक़वाम मुत्तहिदा, वो उन्होंने उस तरह की अर्जेंसी नहीं दिखाई। आप देखें यूक्रेन में जो कुछ हुआ, उसके ऊपर किस तरह से सब हरकत में आ गए। दुनिया भर जो है वो यूक्रेन के पीछे खड़ी हुई है, और जबकि ये मजलूम जो कश्मीरी हैं, इनके ऊपर जो है कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। और वो हिंदुस्तान का जो असर हो, या उनकी जो इकोनॉमिक पावर हो, या वो मंडी के तौर पर जो उसको देखा जाता हो, इन्वेस्टमेंट की डेस्टिनेशन देखा जाता हो, तो उसके अंदर ये मसला जो है वो बिल्कुल ही हो गया, गायब हो गया है। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि हमें ये चाहिए कि बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान को हर फोरम के ऊपर आलमी जो ज़मीर है उसको झंझोड़ना चाहिए। और यासीन मलिक के साथ जो कुछ ये इस वक्त हो रहा है, और जो कुछ खुदा न खास्ता इरादे ख़तरनाक लग रहे हैं, कि हम पहले देख चुके हैं। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो कर चुकी है अफजल गुरू के साथ, और दीगर कई और जो हुर्रियत पसंद वहाँ पर है कश्मीरी, वो सब के सामने है। और ये इसी वक्त इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करना, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मसला ये कि पाकिस्तान क्या कहाँ तक और कैसे ये सब कुछ करे, जब पाकिस्तान के अंदर इस कदर तकसीम इस वक्त हुई हुई है, इस कदर सियासी पोलराइजेशन है, और एक जो यूनिफाइड, आपको ये तो पूरी कौम के मुत्तहद होने का वक्त होता है ना, इस तरह के जो मामलात होते हैं, इस तरह के पूरी कौम बैक वक्त और एक आवाज से होकर दुनिया पे जोर रहा। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि कम से कम जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो उसके ऊपर फिल फॉर एक्शन लेकर कुछ करे। जी ठीक। सलमान आबिद साहब, आलमी इंसानी हुकूक के इदारे फिर से खामोश हैं, क्यों आलमी दुनिया महवे तमाशा है इस मामले को लेकर? देखिए, दुनिया भर की जो अगर आप देखें तो जो इंसानी हकूक की तहरीक है, उसके अंदर एक बड़ी वाज़ेह तकसीम है ताकतवर और कमज़ोर के दरमियान। अब पाकिस्तान समेत जिस तरह के जो ममालिक हैं, उनके साथ आलमी दुनिया का और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम का एक और रवैया है, और बाकियों के साथ उनका एक और रवैया है। अब जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन आपको पाकिस्तान में नज़र आती है, उस पर तो बहुत सी पुकार होती है, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हिंदुस्तान में नज़र आती है, चाहे वो मकबूजा कश्मीर के हवाले से हो, चाहे वहाँ मिनॉरिटीज़ के हवाले से हो, दीगर अक़लियतों के साथ हो, वहाँ वो शहरियत वाला जो मामला था उसके हवाले से हो, तो आपको वहाँ पर वो बड़ा आलमी प्रेशर में नज़र नहीं आता। अब देखिए, बात यह है कि कश्मीर के ऊपर कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स मौजूद है, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट मौजूद है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मौजूद है, यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट है। ये सब इंडिकेट कर रहे हैं कि जनाब इस वक्त भारत जो है मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है बाकायदा जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है। लेकिन किसी ताकतवर ममालिक को जो फैसला करने वाले हैं, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा भी शामिल है, उसकी एक मुजरिमाना किस्म की खामोशी है। और ये बात बिल्कुल ठीक की है रज़ा रूमी ने, क्योंकि हम तो डोमेस्टिक मैटर्स के अंदर इतने उलझ के रह गए, अपनी लोकल पॉलिटिक्स से रीजनल इश्यूज भी नज़रअंदाज हो रहे हैं,
इंटरनेशनल इशूज भी नज़रअंदाज हो रहे हैं और कश्मीर का इशू भी पसे पुश चला गया है। तो मसला ये है कि एक तो ये कि हम अपने आप को खुद भी तैयार नहीं है उस तरह से चीज़ों को डील करने का, और दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल दुनिया भी जो है हमारे जैसे मुल्कों की वॉइस को उस तरह से सुनने के लिए तैयार नहीं है। वजह यही है कि हमारी इकॉनमी जो है वो इतनी कमज़ोर है कि हम जी अपना एजेंडा उस तरह से लेके चल नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि ये सारा जो इशू है मकबूजा कश्मीर का, खास तौर जी पे सिर्फ यासीन मलिक का नहीं, ओवरऑल कश्मीर का जो इशू है 370 है, 35A है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, ये सारे इश्यूज वो हैं जब आप अपने आप को इंटरनली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रांग करेंगे तो आप दुनिया में ज़्यादा बेहतर तरीके से डिप्लोमेटिकली और जो है ना अपना मुकदमा जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से पेश कर ठीक सकेंगे। ठीक। शहजाद चौधरी साहब, कल सज़ा सुना दी जाएगी यासीन मलिक साहब को, आलमी इंसानी हुकूक के इदारों की खामोशी पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आलमी इंसानी हकूक़ के इदारे जो हैं, वहाँ पर ये मुकदमा किसकी ज़िम्मेदारी है लेके जाना? कश्मीरी बेचारे तो दबे हुए हैं, पिसे हुए हैं, उनकी तो आवाज़ है नहीं। तो किसकी ज़िम्मेदारी है कि ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, उन इदारों तक, पाकिस्तान की? पाकिस्तान क्यों नहीं कर पा रहा? एक तो वजह बताई गई कि हमारे यहाँ अपने तौर पर अंदरूनी अफरा-तफरी का ऐसा आलम है कि किसी को ध्यान ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद लकीली हमारी हुकूमत के अंदर एक फॉरेन पॉलिसी की जो इस वक्त जो हमारा ग्रुप है वो पीपल्स पार्टी के पास है, और मंजे हुए उसमें सफारतकार हैं पुराने और फॉरेन ऑफिस के लोग हैं। हिना रबानी खर हैं, शहरी रहमान हैं, बाकी लोग हैं, ह्यूमन राइट्स के कुछ मिनिस्टर्स आई एम श्योर कोई होंगे उसके अंदर। तो इन लोगों को अब एग्रेसिव डिप्लोमेसी करनी है, ये पैगाम लेके जाना है। ये बाहर घूम रहे हैं, स्विट्जरलैंड चले गए, बिल्कुल जाना चाहिए, हर जगह जाएं जहाँ आपने जाना है, लेकिन एक प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस, ज़मीर का कैदी, इसको डिक्लेयर करवाया जाए दुनिया भर में, और दुनिया भर के अखबारों में इसके बारे में इश्तिहारात छपवाए जाएं, ताकि इसको जिस तरीके से कुलभूषण यादव के मामले में इंडिया कहाँ पे लेके गया था, पाकिस्तान ने एग्री किया था कि आईसीजे में जाते हैं। आईसीजे में जाने के लिए दोनों साइड्स को एग्री करना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं भी है तो आप मामला उठाएं, दुनिया के कैपिटल्स में उठाएं, अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएं, ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के अंदर उठाएं, लोगों के अंदर उठाएं, और ज़मीर का कैदी बना के मलिक यासीन को पेश करें। और हमारी जो इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो टीम गवर्नमेंट के अंदर है, उनको प्राइमरीली ये जिम्मेदारी देनी चाहिए कि एक इंसान को उसकी जान बचाई जा सकती है। दूसरा, थोड़ा सा कश्मीर के बारे में इस वक्त तो टाइम नहीं है, लेकिन कभी बात करेंगे कि क्या हम उसको सही तरीके से डील भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है बहुत कुछ किया जा सकता है और उसकी जान बचाई जा सकती है। ठीक। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं, आलमी इंसानी हुकूक के दायरे क्यों खामोश हैं? कल मुमकिन तौर पर सज़ा सुना दी जाएगी यासीन मलिक को। ये तो हमारा अजीब तजाहिल आरफाना है कि हम पूछे क्यों खामोश हैं। तो ये हमारी वजह से खामोश है, हम कुछ कर नहीं पाते। और आलमी सतह पर तो बाद अदारे ये भी कहते हैं कि शायद हमने बेच दिया है कश्मीर को, उस पर अहमियत नहीं दे रहे। इंडिया को जब बस चलता है वो किसी कश्मीरी को ही ठानता है। अफजल गुरु को किया उसने, मकबूल भट्ट का नाम हम भूल चुके हैं। मकबूल भट्ट उनका ऐसा लीडर था जिसको पाकिस्तान में गद्दार कहा गया, इंडिया में गया तो उसको इंडिया का गद्दार कहा गया। वो हाशम और अशरफ दो लड़के थे जिन्होंने त्यारा अगवा किया था, और पाकिस्तानी कुछ हनान मीर साहब और कयूम मीर साहब एजेंसी चलाया करते थे बहुत बड़ी, और लतीफ़ मीर साहब वार्डन थे हमारे हॉस्टल में पंजाब यूनिवर्सिटी में। ये लोग पकड़े गए थे। क्या हुआ था उसका अंजाम? अब सैयद गिलानी के इंतकाल पर जिस तरह लाश को उन्होंने गायब किया और उठा के ले गए, वो भी कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर आदमी अदारे खामोश रहते थे। खामोश रहे, हम भी खामोश रहे, हम भी बोल देते हैं और कुछ बात कर लेते हैं। हमने अपने रवैया का कभी असेसमेंट नहीं की, ना अपनी हुकूमत की असेसमेंट की है, ना हमारे सलामती के इदारों ने असेसमेंट की है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है और वो उस जिम्मेदारी को कैसा निभा रहे हैं, कितना निभा रहे हैं। हमारे बड़े बड़े इदारे जो हैं, जिसको हम जासूसी के इदारे कह सकते हैं, वो बनाए गए हैं इसलिए कि कश्मीर के मसले को देखें और उसको समझें और उसके बारे में कोई पॉलिसी इख्तियार करें। क्या हम कर रहे हैं जी? मुझे अंदाज़ा है कि वक्त बहुत कम है, तो ज़्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन ये बात ये है कि कसूर इसमें अपना भी है। बिल्कुल ठीक। सज्जाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब, रज़ा रोमी साहब और सलमान आबिद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।